हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़, वो क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किए हैं 15 जुलाई और 16 जुलाई के करंट अफेयर्स से। ये क्वेश्चन उनसे फ्रेम किए गए हैं जो आए थे हमारे पीआईबी में, द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस के जो न्यूज़ हैं उनमें। आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, हमने अपने पेन ड्राइव कोर्सेज जो एसएससी और बैंकिंग के लिए बनाए हैं उस पर हमने 30% का डिस्काउंट अनाउंस किया है। और हमारे जो यूपीएससी के पेन ड्राइव कोर्सेज है दोस्तों, उस पर हमने 5,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट हमने अनाउंस किया है। ये जो डिस्काउंट होगा वो आपको 21 जुलाई तक मिलेगा। इसके बाद आप इसे अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। हमारे नंबर्स हैं 9580048004 या आप हमारी वेबसाइट study.com पर जाकर भी इस कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने पेन ड्राइव कोर्सेज के अलावा हमारे जो टेस्ट सीरीज है जो हमने लॉन्च की है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उस पर भी हमने 1500 रुपये का डिस्काउंट हमने अनाउंस किया है। ये डिस्काउंट केवल उनको मिलेगा जो शुरू के 500 सब्सक्राइबर होंगे उनको। इसका जो कूपन कोड है वो है प्री टेस्ट, PRETEST। ये जो कूपन कोड होगा वो केवल शुरू के 500 सब्सक्राइबर के लिए वैलिड होगा। दोस्तों, पहला सवाल हमने फ्रेम किया है पुलिकली, जिसे हम लोग कहते हैं टाइगर डांस। उस पे ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो आया था हमारे द हिंदू अखबार में। इस पर जो सवाल है उसे देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस डांस। पुलिकली इज अ रिक्रिएशनल फोक आर्ट। क्या ये फोक डांस है फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला? जी हाँ दोस्तों, ये एक फोक डांस है, वो केरला राज्य का है। मेरा पहला है जो सही है। लिटरल मीनिंग ऑफ दिस डांस इज व्हाट? प्ले ऑफ द टाइगर्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2 वर्ड हैं। पहला है PULI पुली, इसका मतलब होता है टाइगर, और KALI कली, इसका मतलब होता है प्ले। ठीक है, जो मलयालम भाषा में इसका मतलब होता है टाइगर और प्ले, इसलिए इसे कहते हैं टाइगर, प्ले ऑफ द टाइगर। मेरा सेकंड जो सही है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द ट्रेंड आर्टिस्ट टू एंटरटेन पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। दोस्तों, ये दशहरा के समय नहीं होता, ये ओनम के समय होता है। ONAM, ओनम का जो पर्व होता है ना केरला में, उसके समय होता है ये डांस। मेरा 1 और 2 सही है, मेरा 3 गलत है। आंसर क्या दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा लोग 1, 2 और 3 को ये एवेल्यूएट करने के साथ ही वो लगाएंगे A। वो पढ़ते भी नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा है। हमने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर नॉट को बोल्ड में लिखा है। एग्जाम में आपको बोल्ड में नहीं लिखेगा, वो आपको चुपचाप नॉट सीधा सीधा छोटे अक्षर में लिख देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आंसर ला के आ जाएंगे A। मेरा आंसर A नहीं है, मेरा आंसर है C, 3 ओनली। जो तीसरा है केवल वही गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। परफॉर्मर्स पेंटेड लाइक टाइगर्स एंड हंटर्स इन ब्राइट येलो, रेड एंड ब्लैक डांसेस टू द बीट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक उदुक्कू एंड थकेल। दोस्तों, ये जो 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। आपको दे देगा, जैसे कि यूपीएससी में आपको क्वेश्चन दे देगा कि UDUKKU एंड THAKIL थकेल। ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या है? क्या ये एक फोक डांस है? क्या ये एक फेस्टिवल है? क्या ये म्यूज़िक है? क्या ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है? क्या है इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कि ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, फोक डांस नहीं है, फेस्टिवल नहीं है। समझ रहे हैं? ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह आपको इन सब वर्ड्स को पहचानना है, इसलिए हमने ऐसा सवाल फ्रेम किया है। मेरा पहला है जो सही है। द परफॉर्मेंस रिवॉल्व अराउंड द थीम ऑफ टाइगर हंटिंग। आपने फोटो देखी वो वाली, इसमें टाइगर हंटिंग का जो थीम था वो था। मेरा सेकंड सही है। दिस फोक आर्ट इज मेनली प्रैक्टिस इन थिस्यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। जी हाँ दोस्तों, ये थिस्यूर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फेमस है। मेरा थर्ड सही है। आंसर क्या दोस्तों? आंसर है D, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अगला सवाल हमने फ्रेम किया है ओनम पर ही। अब आप पूछेंगे कि सर इतने ज़्यादा सवाल हमने ओनम पर और ये जो पुलिकली डांसेस पर हमने क्यों फ्रेम किया? दोस्तों, हुआ क्या था कि जो 2016 का जो प्रीलिम्स था उसमें द हिंदू में एक छोटा सा फोटो आया था ऐसा। ठीक है, इस फोटो में बताया गया था एक NGO है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो वो लोग करते क्या थे कि जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पर जो सीरिया के जो रिफ्यूजी हैं वो जो क्रॉस करते थे सी, तो वो लोग डूब जाया करते थे, जो बोट्स होते थे उसके क्रैश करने की वजह से। तो उसको ये लोग जो है वो बचाया करते थे। तो दोस्तों, केवल एक फ़ोटो आने से उन्होंने एक सवाल फ्रेम किया। उन्होंने ऐसा कहा कि जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये जो हाल में ही न्यूज़ में था, वो क्या है? इट इज़ अ डिवीजन ऑफ WHO, इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये NGO है? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट एजेंसी, या एक स्पेशलाइज एजेंसी है ऑफ UN। तो इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर क्या है आपको बताना है। ये वाला ये एक NGO है दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल NGO है। उसी तरह जो फोटो आया है द हिंदू में, इस पर हमने सवाल फ्रेम किया है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग। तो सवाल देखिए,
ओनम इज़ एन एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि केरला में मनाया जाता है। मेरा पहला सही है। पुलिकली इज परफॉर्म ड्यूरिंग ओनम ओनली। क्या ये केवल ओनम के दौरान ही होता है क्या? नहीं, ओनम के अलावा जो दूसरे जो फेस्टिवल सीजन हैं उसके दौरान भी ये परफॉर्म किया जाता है। मेरा सेकंड हो गया गलत। इट इज़ द न्यू ईयर डे फॉर मलयाली हिंदू। जी हाँ दोस्तों, ये जो ओनम का त्यौहार है वो नया दिन होता है उनके लिए, मलयाली हिंदुओं के लिए। मेरा पहला सही है, मेरा थर्ड सही है, सेकंड मेरा गलत है। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ सेकंड इसको मैंने काटा, मैंने एलिमिनेट किया बी, मैंने एलिमिनेट किया सी, मैंने अब मेरे पास बचा ए, डी और ई। मैंने देखा कि मेरा 1 और 3 सही है, मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया ई आंसर। 1 एंड ई ओनली आर करेक्ट। दोस्तों हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं उसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल जो दशहरा है उसमें रावण को जलाया जाता है ना। तो उसी तरह जो ओनम त्यौहार है उसमें क्या होता है, उसमें होता है वलमकली मतलब बोट रेसेस, पुलिकली टाइगर डांसेस। जो ओनाथुलू है वो एक मार्शल आर्ट्स है दोस्तों, वो भी वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो त्यौहार है, जो ओनम है, वो किससे संबंधित है, वो है संबंधित महाबली से, विष्णु से, कश्यप से और परशुराम से। चलिए तो देखते हैं हम अगला सवाल। अब दोस्तों हाल में ही सरस्वती जो कि एक सुपर क्लस्टर है गैलेक्सीज का, उसकी खोज हुई। इस पर हमने एक सवाल फ्रेम किया है, जरा सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस सरस्वती। सरस्वती सुपर क्लस्टर इज एन एक्सट्रीमली मैसिव गैलेक्सी सुपर क्लस्टर। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सुपर क्लस्टर होता क्या है, ये एक नया वर्ड है दोस्तों। पहले होती है गैलेक्सी, ठीक है। हमारा जो मिल्की वे है, आकाशगंगा, ये क्या है, ये एक गैलेक्सी है ना। गैलेक्सी में होते हैं चांद होते हैं, तारे होते हैं, प्लैनेट होते हैं, ठीक है। सन है, हमारा अर्थ है, ये सब क्या है, ये सब एक गैलेक्सी में है। तो गैलेक्सी, अच्छा देखिए गैलेक्सी को मान लेते हैं आप एक बाल्टी, इस बाल्टी में है चांद तारे जो ग्रह हैं सब इसी में है, ठीक है। एक दूसरी बाल्टी है, इसमें कई सारे बाल्टी रखे हुए हैं, ठीक है। बाल्टी के अंदर बाल्टियां हैं। तो ये जो बाहर वाली बाल्टी हो गई इसे हम लोग कहते हैं क्लस्टर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये है गैलेक्सी क्लस्टर, इसके अंदर कई सारे गैलेक्सीज हैं। अब इस बड़ी वाली बाल्टी भी अगर कई सारी बाल्टियां हो उसमें रखी हुई हो, समझ रहे हैं, मतलब कि इसमें कई सारे बाल्टियां, इसमें कई सारी बाल्टियां रखी हुई हैं, ठीक है। समझ क्या कह रहा हूं मैं। तो देखिए बाल्टी के अंदर बाल्टी, इसे हम लोग कहते हैं सुपर क्लस्टर, ठीक है। एक ऐसा क्लस्टर जिसमें कई सारे क्लस्टर हों उसे हम लोग कहते हैं सुपर क्लस्टर। ये सरस्वती एक सुपर क्लस्टर है, इसके अंदर गैलेक्सीज काफ़ी सारा हैं। तो मेरा पहला हो गया सही। इट इज़ नेम्ड आफ्टर एन एंशिएंट इंडियन रिवर। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो आकाश गंगा है, मिल्की वे, ठीक है, इससे किसका नाम रखा गया है, इसका रखा गया है गंगा नदी के नाम पर, ठीक है, GNGA। तो उसी तरह ये जो नई वाली खोज की गई है उसे रखा गया है सरस्वती रिवर के नाम पर। मेरा सेकंड सही है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स। दोस्तों अगर ये अमेरिकन के द्वारा खोज किया जाता तो क्या इसे हम सरस्वती नाम रखते? नहीं, ये अमेरिकन के द्वारा नहीं, ये हमारे भारतीय साइंटिस्ट हैं, भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उसके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है। मेरा थर्ड हो गया गलत। आंसर क्या हो दोस्तों, आंसर हो 1 और 2, ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पर जो राइट साइड हम बताया है कि जो गैलेक्सी ग्रुप होता है वो क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, जो सुपर क्लस्टर होता है वो क्या होता है। गैलेक्सी से मिलकर बना होता है क्लस्टर, और जो क्लस्टर है क्लस्टर से मिलकर के बना होता है सुपर क्लस्टर। इसको ध्यान दीजिएगा आप। हमारे कई सारे दोस्तों के मन में अभी आ रहा होगा कि सर एक हो गया गैलेक्सी ये, एक हो गैलेक्सी ये, दो गैलेक्सी के बीच में क्या होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्या यहाँ पर कुछ गैस होता है, क्या यहाँ पर कुछ और होता है, खाली स्थान होता है। दोस्तों ये जो दो गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है इसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। और इस स्पेस में जो भी मैटर रहता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टेलर मीडियम, ठीक है। इस पर देखते हैं सवाल। इंटरस्टेलर स्पेस इज द फिजिकल स्पेस विद इन द गैलेक्सी बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच स्टार ऑन द प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, ये गैलेक्सी के अंदर भी है, गैलेक्सी के बाहर भी है। ये क्या है, ये इंटरस्टेलर स्पेस है। इस स्पेस में जो कंटेंट होता है, जो मैटर होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टेलर मीडियम। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है, आंसर हुआ सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। हम लोग कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आपके जानकारी को चेक करने के लिए, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जब हमने डिस्कस किए, हमने ये क्वेश्चंस आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हमने किए हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसी मीडियम के बारे में। दिस मैटर इंक्लूड गैसेज इन आयनिक
एटॉमिक एंड मोलिकुलर फॉर्म एज वेल एज डस्ट एंड कॉस्मिक रेज। दोस्तों ये जो गैलेक्सी के अंदर जो मास है, ये जो इंटरस्टेलर मीडियम है, ये बना होता है आयनिक, एटॉमिक एंड मोलिकुलर चीज़ों का। जो इसमें जो डस्ट होता है वो भी होता है, जो कॉस्मिक रेज होते हैं वो भी होते हैं। ये होता है हमारा इंटरस्टेलर मीडियम, मेरा पहला सही है। इट फिल्स इंटरस्टेलर स्पेस। अभी मैंने बताया था कि जो इंटरस्टेलर स्पेस है उसको ये इंटरस्टेलर मीडियम जो होता है वो फिल करता है सराउंडिंग इंटरगैलेक्टिक स्पेस। ठीक है, जो इंटरगैलेक्टिक स्पेस है ना दोस्तों, उसको ये फिल करता है। मेरा सेकंड भी सही है। आंसर क्या दोस्तों? आंसर हुआ 1 और 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन लगाने से पहले आपको पढ़ना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये पूछ रहा है क्या। अगर नहीं पूछेगा तो क्या कहते हैं? अगर हम कहते हैं कि विच एबव आर नॉट करेक्ट तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं आंसर डी, मगर यहाँ पर नॉट नहीं है इसलिए हमने लगाया आंसर सी। दोस्तों ये जो न्यूज़ है इसमें 2 और चीज़ों का जिक्र किया गया है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? पहला है इसमें डार्क मैटर, दूसरा चीज़ है इसमें डार्क एनर्जी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में ये क्या है आखिर। दोस्तों हमारा जो डार्क एनर्जी है इट इज़ एन अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये किस फॉर्म में है हमें नहीं पता, ये हीट में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है, किस में है हमें नहीं पता। विच इज़ हाइपोथाइज्ड, मतलब इसे कल्पना किया गया है टू परमिएट ऑल ऑफ अ स्पेस टेंडिंग टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। कहा यह जा रहा है कि जो डार्क एनर्जी है दोस्तों वो पूरी दुनिया में, मतलब कि हमारा जो स्पेस है उसको ये फिल करता है, और ये हमारा जो यूनिवर्स जो एक्सेलरेट कर रहा है, इसका जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके लिए ये जिम्मेदार है। तो देखिए दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी होने के कारण, जो बिग बैंग होने के कारण हमारा जो यूनिवर्स है वो जो इसका जब जन्म हुआ, ये जब एक्सपेंड करना शुरू हुआ तो इसका जो एक्सपेंशन है ये एक्सेलरेट करना शुरू किया। मतलब इसका जो रेट है दोस्तों, इसका रेट एक्सपेंड करने का बढ़ता जा रहा है। तो आखिर इसका रेट बढ़ता क्यों जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने डार्क एनर्जी का जो चीज़ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसने वो बताया। उन्होंने ये कहा कि जो डार्क मैटर है वो हमारा समूचा जो दुनिया है उसका 26% मास होता है हमारा डार्क मैटर, जो 4.9% मास है वो होता है हमारा ऑर्डिनरी मैटर, जैसे कि हमारे पत्थर होते हैं, चीज़ें होती हैं वो, और जो बाकी चीज़ें हैं, मतलब बाकी जो परसेंटेज बच गया वो होता है हमारा न्यूट्रिनोज एंड फोटोन्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पर बाकी मतलब क्या? बाकी मतलब 100 - 68.3 - 26.8 एंड -4.9। जो 68.3 वो क्या है? वो है डार्क एनर्जी। 26.8 क्या है? ये डार्क मैटर, और 4.9% है हमारा ऑर्डिनरी मैटर, और जो बच गया वो हो गया हमारे न्यूट्रिनोस एंड फोटोन्स। तो ये था हमारा डार्क एनर्जी। अगला है डार्क मैटर। वो क्या है? इट इज़ अ हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ मैटर। क्या ये काल्पनिक है? जी हाँ दोस्तों, ये काल्पनिक है, मेरा पहला सही है। इट इमिट एंड इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या ये इमिट करता है इस रेडिएशन को? नहीं, इसको ना इमिट करता है ना उससे इंटरेक्ट करता है, मेरा सेकंड हो गया गलत। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे यूपीएससी में कि क्या हमारा डार्क मैटर ईएम रेडिएशन को इमिट करता है, कहना है नहीं, उससे इंटरेक्ट भी नहीं करता। इट इज़ विजिबल टू एंटायर ईएम स्पेक्ट्रम। दोस्तों ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? स्पेक्ट्रम देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसका जो फ्रिक्वेंसी है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब हम इस फ्रिक्वेंसी को हम ऐसे प्लॉट करते हैं, इधर जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है, इधर फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो ये जो स्पेक्ट्रम पूरी हुई, मतलब अल्ट्रावायलेट हो गया, रेडियो हो गया, समझ रहे हैं, जो विजुअल रेज हो गया, वो सबको अगर हम ऐसे प्लॉट करते हैं एक लाइन पर तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो क्या ये विजिबल है? क्या नहीं, ये विजिबल नहीं है डार्क मैटर, मेरा थर्ड हो गया गलत। मेरा आंसर क्या दोस्तों? मेरा आंसर है 1 ओनली, सी इज द राइट आंसर। डार्क मैटर के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों एक और सवाल कह रहा है कि डार्क मैटर हैज़ बीन डायरेक्टली ऑब्जर्व। क्या हमने इसे ऑब्जर्व किया डायरेक्टली? जी नहीं, इसको अभी तक हमने ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, मेरा पहला है जो गलत है। मगर दोस्तों इसको हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व तो नहीं किया है, मगर इसका जो अफेक्ट है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने जो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमने स्वीकार किया है कि हाँ ये वास्तव में एग्जिस्ट करता है। तो जब मैंने 1 गलत किया तो मैंने क्या किया? मैंने काटा ए, मैंने काटा डी। अब मुझे चुनना है कि मेरा बी सही है या सी सही है। देखिए दोस्तों, दोनों में 3-3 है, इसका मतलब ये कि मुझे 3 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल 2 को ही चेक करना होगा। अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो मैं क्या करूँगा? मैं लगाऊंगा बी। अगर मेरा सेकंड गलत है तो मैं लगाऊंगा सी, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। तो चलिए देखते हैं। इट हैज़ इट्स ग्रेविटेशनल अफेक्ट्स ऑन द मोशन ऑफ विजिबल मैटर। यह है सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, इसका जो इफेक्ट होता है वो
होता है विजुअल मैटर पर, मेरा सेकंड सही है, इसलिए मैंने लगाया बी। एक बात और देखिए कि ये जो डार्क मैटर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वीकली इंटरेक्टिंग मासिव पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट ओनली थ्रू ग्रेविटी एंड वीक फोर्स। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में 4 तरह के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से फोर्सेस? ग्रेविटेशनल होता है, न्यूक्लियर होता है, और बाकी जो दो हैं उसका नाम बताइए आप। हमारे 4 फोर्सेस कौन कौन से हैं इसका नाम बताइए आप हमारे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो इस तरह हमने कुछ क्वेश्चन के जरिए ये जो कॉन्सेप्ट है डार्क एनर्जी का, डार्क मैटर का, उसको हमने कवर किया। अगला न्यूज़ आया है दोस्तों मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर। हम ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, इसको सवाल फ्रेम किया हमने। इस पर सवाल कह रहा है कि हमारा जो एमएसपी है इट इज़ प्री अनाउंस्ड। इसे हर क्रॉप सीजन के पहले अनाउंस किया जाता है कि इस क्रॉप का हमारा जो एमएसपी है वो इतना होगा, उसका एमएसपी इतना होगा। जो एमएसपी सरकार अनाउंस करती है उस प्राइस पर सरकार किसानों से वो अनाज खरीदती है, वट एवर में बी द प्राइस ऑफ द क्रॉप्स इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो चावल है, जो धान है, उसके लिए सरकार ने कहा कि ये 1200 रुपये क्विंटल होगा इसका एमएसपी। ठीक है, मान लेते हैं कि जब सरकार देखिए जो धान का जो क्रॉप है वो कट गया। क्रॉप के कटने के बाद जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट मान लेते हैं कि ये हो गया मेरा 1050 रुपये पर क्विंटल। तो ध्यान दीजिए जो बाजार है उसमें धान की कीमत है 1050 रुपये पर क्विंटल, मगर सरकार ने कहा था कि जो धान है इसका जो मूल्य होगा, इसका जो एमएसपी होगा वो होगा 1200 रुपये पर क्विंटल। समझ रहे हैं? तो सरकार अब करेगी क्या कि देखिए जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपना धान को ले जाए मार्केट में और बेचे इस रेट पर, या तो अपने धान को ले जाए सरकार के पास और बेचे 1200 रुपये पर क्विंटल के रेट पर। तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो तो कहेंगे कि भाई हमें जो पैसा है वो ज़्यादा चाहिए, है ना। तो वो जो अपना जो धान वो ले जाएंगे सरकार के पास और वो अपने इस धान को वो एमएसपी पर सेल करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्राइस हो गया वो क्या हो गया, ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिस पर सरकार जो अनाज है उसको खरीदेगी, चाहे जो भी रेट हो मार्केट में उस क्रॉप का। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग एमएसपी। सरकार ने 1200 रुपया ही अनाउंस क्यों किया, उन्होंने 1300 रुपया क्यों नहीं कह दिया, या फिर उन्होंने 1150 रुपया क्यों नहीं कह दिया। ये रेट 1200 रुपया कैसे आया दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए कई सारे फैक्टर काउंट किए जाते हैं। उनमें से एक है चेंजेस इन इनपुट प्राइस। इस धान को उगाने के लिए जो किसान है उन्होंने जो अपना इनपुट लगाया है, जो बीज हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, उनका जो प्राइस है उसको देखा जाएगा, उसमें क्या चेंज हो रहा है देखा जाएगा। अगर इनपुट कॉस्ट कम हो गया है तो जो एमएसपी होगा वो कम होगा, है ना। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है तो एमएसपी को बढ़ा दिया जाएगा ताकि जो किसान है उसको नुकसान ना हो। जो मार्केट प्राइस दोस्तों उसको भी ध्यान दिया जाएगा, और जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हैं उसको भी देखा जाएगा, प्लस सब्सिडी का जो इम्प्लीकेशन है उसको भी देखा जाएगा। तो मेरा आंसर क्या दोस्तों, मेरा आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। फैक्चुअल सवाल दोस्तों आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। मेरा आंसर है डी। इनके अलावा और क्या देखते हैं हम लोग, इनके अलावा जो CACP है जो कि रिकमेंड करता है इस एमएसपी को, वो देखते हैं। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका और बाकी जो फैक्टर हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं उसको। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि ये जो एमएसपी है इसको अनाउंस करता है हमारे सरकार फॉर मेजर क्रॉप्स ड्यूरिंग 2 मेन क्रॉप सीजन्स। कौन कौन से क्रॉप सीजन, राबी एंड खरीफ। इस 2 क्रॉप सीजन के लिए ये अनाउंस किया जाता है, और ये अनाउंस किया जाता है हर साल। क्या बात सही है? जी हाँ दोस्तों ये बात सही है। इसमें से अगर कोई भी बात गलत होती, अगर मैं कहता कि इन दोनों के लिए नहीं, मतलब केवल राबी के लिए किया जाता है, तो मेरा पहला हो जाता गलत। इतने सारे जो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं सवाल में, अगर उसमें से एक भी सवाल गलत हो, मतलब एक भी टर्म अगर गलत हो जाता तो मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता। ठीक है, जो एमएसपी होता है दिस वेयर अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट। कब? सबसे पहले बार इसे अनाउंस किया गया था 1967 में। ठीक है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन के समय जब प्रोडक्शन जब बढ़ गया था दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो मार्केट प्राइस है वो क्रैश करेगा, जो मार्केट प्राइस है जो वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, जो किसान उसको नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए सरकार ने ये कहा था कि किसानों को नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करेंगे। मेरा फर्स्ट सही है, मेरा सेकंड सही है। आंसर है दोस्तों सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
दोस्तों अभी हमने जिक्र किया था एक बॉडी CACP का, आखिर ये क्या है? CACP का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आपको पूछ देगा कि जो CACP है वो किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो। इसके अलावा आपको 2 ऑप्शन और दे देंगे, आपको पहचाना रहेगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सवाल देखिए, MSP इज कैलकुलेटेड एंड रिकमेंडेड बाय CACP। क्या बात सही है? जी हाँ दोस्तों, ये जो MSP होता है इसको कैलकुलेट करता है और रिकमेंड करता है कौन? CACP। आखिर किसको रिकमेंड करता है? ये रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। ठीक है, किसको करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को कैलकुलेट करके इसको ये रिकमेंड करता है। CACP इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी? नहीं दोस्तों, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एक कानून के अंतर्गत बनाया गया है। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड गलत है। आंसर क्या हुआ दोस्तों? आंसर हुआ ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे मेजर क्रॉप्स की। अब अगर पूछे कि जो हमारा जो शुगर है, शुगर केन है, जो हमारा जो गन्ना है, उसके लिए भी MSP होती है क्या? उसके लिए MSP नहीं होती, उसके लिए FRP होती है। क्या होती है? फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, FRP होती है उसके लिए। इस FRP को कौन रिकमेंड करता है? इस FRP को भी हमारा CACP ही रिकमेंड करता है। ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये वाला मेरा पहला सही है। ये जो शुगर केन के जो प्राइसेस हैं, इट इज़ गवर्नड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन of the Sugarcane Control Order 1966 issued under Essential Commodity Act 1955। इस कानून के अंतर्गत जो रेगुलेशन होंगे वो बनेंगे, जो शुगर का जो प्राइस होगा वो रेगुलेट किया जाएगा। मेरा आंसर है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, C इज द राइट आंसर। दोस्तों 2016 प्रीलिम्स में ही एक सवाल आया था कि जो हमारा जो MSP है, MSP को कौन फिक्स करता है, मतलब कि इसको कौन डिसाइड करता है? ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो CACP था वो केवल इसको को कैलकुलेट करेगा, वो केवल इसको रिकमेंड करेगा। किसको रिकमेंड करेगा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। ठीक है, अब ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये डिसाइड करेगा कि हम इस MSP को अनाउंस करें या नहीं, हम इसको फिक्स करें या नहीं। तो CACP सबमिट्स जो रिपोर्ट हैं वो किसके दौरान? ये जो खरीफ और जो राबी सीजन उसके लिए करेगा अनाउंस। मेरा पहला सही है। ये जो रिपोर्ट होगा वो देगा वो CACP को, और जो CACP है वो अप्रूव करेगा इस रिकमेंडेशन को जो दिया गया है CACP के द्वारा। हमारा जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इस रिकमेंडेशन को अप्रूव करेगा, वही इस MSP को फिक्स करेगा। मेरा सेकंड है जो सही है। मेरा आंसर क्या दोस्तों? मेरा आंसर है C, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोस्तों आपको GS 3 के अंतर्गत पढ़ना है, आपको PDS के बारे में। ठीक है, हमारे जो फूड सिक्योरिटी इसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला है प्रोक्योरमेंट प्राइस, दूसरा है इशू प्राइस। तो देखते हैं इसके बारे में। प्रोक्योरमेंट प्राइस इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स द ग्रेन्स। आपको हमने कहा कि जो किसान है वो ले आते हैं अपना अनाज सरकार के पास बेचने के लिए, तो सरकार जिस दाम पर उन अनाज को खरीदती है उसे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। आप लोग कहें कि सर ये जो MSP है वही तो हुआ ना प्रोक्योरमेंट प्राइस। दोस्तों कई बार तो यही होता है, मगर कई बार जो सरकार होती है वो क्या करती है, वो MSP से ऊपर दाम जोड़ करके वो खरीदती है। समझ रहे हैं? मतलब कि उन्होंने अनाउंस किया था 1200 रुपये, मगर क्या हुआ कि जो ओले पड़ गए, कुछ और चीज़ें हो गई, जिस कारण से जो अनाज हुआ वो नष्ट हो गया। तो सरकार ये कही कि आपको 1200 रुपये नहीं, अब हम आपको 1250 रुपये पर हम अनाज वो खरीदेंगे। इससे हम लोग कहेंगे प्रोक्योरमेंट प्राइस, और ये जो 1200 रुपये है इसे हम लोग कहेंगे MSP प्राइस। दोस्तों ये होता है अंतर दोनों में, ध्यान दीजिएगा। मेरा पहला है जो सही है। अगला बताया है हमने इशू प्राइस पर। सरकार ने खरीद लिया ये अनाज, अब उसे करेगी क्या? हमारा जो राशन दुकान है उसमें ले जाएगी सरकार उस अनाज को, और उसको हमारे जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसको बेचेगी। तो इट इज़ द प्राइस एट विच प्रोक्योर्ड एंड बफर्ड स्टॉक फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड थ्रू PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के द्वारा इसको हम लोग बेचते हैं। इसको जो राशन दुकान है उसके द्वारा हम लोग बेचते हैं। किस दाम पर? इस इशू प्राइस पर। ध्यान दीजिए, जो सरकार ने खरीदा था वो खरीदा था 1200 रुपये कुंटल पर, मगर दोस्तों जो सरकार है वो करेगी क्या? इस पर देगी सब्सिडी 600 रुपये की। ठीक है,
इस पर सब्सिडी देकर के जब सरकार बेचेगी तो क्या होगा, इसको 1200 नहीं बल्कि 600 रुपये पर क्विंटल के दाम पर बेचेगी। तो दोस्तों इससे हम लोग कहते हैं इशू प्राइस। जिस दाम पर सरकार अपना अनाज जो लोग हैं उनको बेचती है उसे हम लोग कहते हैं इशू प्राइस। जिस दाम पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है उसे हम लोग कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ सी, बोथ 1 and 2 ओनली। दोस्तों अगले सवाल में जिक्र किया गया है NIIF का। ये क्या है, इसका पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्या नाम है इसका, NIIF। तो देखिए इसके बारे में, इट इज़ अ फंड क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इनहैंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन द कंट्री। दोस्तों हमारे जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के उसको फंड करने के लिए बनाया गया है। इसको किसको, NIIF को। मेरा पहला सही है। इट इज रजिस्टर्ड एज अ कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद द सेबी। ये बात सही है क्या, जी हाँ दोस्तों ये सही है। ये जो है वो इंडिया का पहला सोवरेन वेल्थ फंड है। दोस्तों देखिए इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये जो फंड है इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और जो सेबी है इसको हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, पहले सवालों में। तो इसको तो कर लिया है हमारा AIF, और हमारा जो सॉवरेन वेल्थ फंड है इसको हम डिस्कस करेंगे कुछ अगले वीडियोस में। अभी हमारे पास समय नहीं है। मेरा फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड भी सही है दोस्तों। इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट। क्या ये कंपनी है, जी हाँ दोस्तों, इसको एक कंपनी की तरह बनाया गया है। किसके अंतर्गत, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। मेरा फोर्थ सही है, आंसर है 1, 2, 3 and 4 ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। दोस्तों कई दिनों से लगातार हमारे पेपर हैं उसमें न्यूज़ आ रहा है इस मालाबार एक्सरसाइज का, जो कि एक ट्रायलेटरल एक्सरसाइज। दोस्तों इस एक्सरसाइज में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इस मालाबार में पार्टिसिपेट करते हैं US, इंडिया एंड जापान। अभी कहाँ हो रहा था, अभी हो रहा था हमारे चेन्नई के कोस्ट में, ठीक है। तो ये है हमारे जापान के एम्बेसडर टू इंडिया। तो इनका इंटरव्यू छपा है दोस्तों। इन्होंने इसमें जिक्र किया है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में। तो हम देखते हैं इसको जरा सा। सवाल देखिए, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर वाज रिसेंटली इन न्यूज़। इसको किसने प्रपोज किया था, इंडिया एंड AIIB, इंडिया एंड ADB, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड US। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है AIIB के बारे में, हमने डिस्कस किया है ADB के बारे में। दोस्तों हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उसको देख सकते हैं आप। ये जो ग्रोथ कॉरिडोर है उसको प्रपोज किया था इंडिया ने और जापान ने। मेरा आंसर है 3। अगर आप हेडलाइन पढ़ते होंगे पेपर की तो देखिए इसमें लिखा होगा टू काउंटर 1 बेल्ट 1 रोड ऑफ चाइना। किसका है ये चाइना का प्रोजेक्ट है। इंडिया एंड जापान प्रपोज एशिया अफ्रीका सी कॉरिडोर। किसने, इंडिया ने और जापान ने। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट होगा वो किस पर फोकस करेगा, ये फोकस करेगा अफ्रीका पर। अफ्रीका में जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अफ्रीका ने, इंडिया ने और जो जापान है उसने, दोनों ने कोलैबोरेट किया है और वहाँ पर वो काम करेंगे साथ में। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, इसका आंसर है C3 ओनली। यहाँ पर केवल इंडिया था और केवल जापान था, ADB और AIIB इसमें नहीं है। दोस्तों द हिंदू में आया है एक एडिटोरियल, इसमें कहा गया है कि ब्रेक्जिट का जो इसकी शुरुआत है वो हो गई है। तो हमने फ्रेम किया है सवाल इस पर। दोस्तों जो ब्रेक्जिट है उसके साथ एक और टर्म जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था, वो था रेफरेंडम, ठीक है। तो इस पर सवाल हम डिस्कस किया है कि जो रेफरेंडम है वो हाल में ही कई सारे देशों में ये किया गया था। वो देश कौन कौन से हैं, USA, इजिप्ट, ग्रीस, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड। दोस्तों ब्रिटेन में तो हुआ ही है, क्यों हुआ था, तभी तो हमारा जो ब्रेक्जिट है वो हुआ। ग्रीस में हुआ था क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने ये पूछा अपनी जनता से कि क्या हम लोग मेजर लें अपने डेब्ट को कम करने के लिए। दोस्तों जो ग्रीस है वो भी कर्ज से डूबा हुआ है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी वगैरह, उन्होंने ये कहा कि आप जो ग्रीस के लोग हैं उनसे उन्होंने कहा कि आपको हम बेल आउट पैकेज देंगे, मगर शर्त ये होगी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई फाई वाला है, तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए, आपके जो खर्चे हैं उसको आप कम कीजिए। तो सरकार ने, जो ग्रीस की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये पूछा भी जनता से कि क्या हमें जो बेल आउट कंडीशन है यूरोपियन कंट्रीज़ की, क्या हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या। तो दोस्तों ये जो ग्रीस है वहाँ हुआ था, जो ब्रिटेन है वहाँ हुआ था। इजिप्ट में हुआ था क्या, जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट में उसका जो नया संविधान है
उसको स्वीकार करने के लिए हुआ था, मेरा सेकंड है जो सही है। यूएस में नहीं हुआ है। स्कॉटलैंड में हुआ है क्या? जहाँ दोस्तों वहाँ हुआ है। उन्होंने ये पूछा था कि क्या हमें यूके में रहना चाहिए या हमें वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, तो जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यूके में ही रहना है, अभी हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। मेरा फिफ्थ है जो सही है। आंसर है 2, 3, 4 एंड 5। आंसर है डी। इन 4 कंट्रीज में भी हाल में रेफरेंडम हुआ था, इजिप्ट, ग्रीस, ब्रिटेन एंड स्कॉटलैंड। दोस्तों अगले सवाल में जिक्र किया गया है एजीपी मीट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके बारे में सवाल फ्रेम किया है। एक अनविलिंगनेस टू पे टैक्सेज और इवेडिंग टैक्सेज इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं या टैक्स आप इवेड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टैक्स इवेजन। ठीक है, टैक्स इवेजन के थ्रू ब्लैक मनी का जनरेशन होता है। ठीक है, इस ब्लैक मनी को जब आप साफ करते हैं, मतलब कि इसे अगर आप फिर से लीगल बनाते हैं, इससे हम लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आपकी जो काला धन है उसको लीगल बनाने का जो प्रोसेस है दोस्तों, उससे हम लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। टैक्स इवेजन को नहीं कहते मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मेरा पहला हो गया गलत। ऑल इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स हेवेंस इन इंडिया इज लॉन्ड्रेड मनी। सारा नहीं होता, एक बड़ा पार्ट होता है जो होता है ब्लैक मनी, मगर काफ़ी सारा जो पार्ट होता है वो सही होता है, वो लीगल होता है। वो इस टैक्स हेवन में इसलिए आते हैं दोस्तों कि वहाँ पर जो टैक्स रेट होता है वो कम होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब आरबीआई से कहा था कि जिन जिन लोगों का वहाँ पर अकाउंट है, इन टैक्स हेवन में अकाउंट है, सबको आप पब्लिक कर दीजिए, तो हमारा आरबीआई ने ये कहा था कि जिन जिन लोगों का नाम है इस पनामा पेपर में, किन किन लोगों का, जिन जिन लोगों का नाम है इस पनामा पेपर में, पनामा पेपर आप नाम सुना था ना पनामा पेपर का, उसमें तो सब लोग हैं जो चोर नहीं हैं, समझ रहे हैं? मतलब कि कुछ लोग हैं जो जेन्युइन हैं, उनका पैसा वहाँ पर है जो लीगल है, मगर जो बाकी जो लोग हैं वो इलीगल मनी है, उनका ब्लैक मनी है। तो अगर हम सबका नाम आपको अनाउंस कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, जो लोग लीगली रख रहे थे वहाँ पर, जो लोग सही थे वो भी तो बदनाम हो जाएंगे ना, तो मतलब ये तो गलत हो जाएगा। तो मेरा सेकंड है जो गलत है। मेरा आंसर क्या दोस्तों? मेरा आंसर है डी, नन ऑफ द एबव आर करेक्ट। दोस्तों पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था आपसे कि जो चाइना है इसने अपना एक मिलिट्री बेस बनाया है, कहाँ? जिबूती में, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। तो हमने आपसे सवाल पूछा कि और किन किन देशों का मिलिट्री बेस है यहाँ पर इस कंट्री में? इंडिया, इटली, चाइना, यूएस, जापान, फ्रांस। दोस्तों इंडिया का वहाँ पर मिलिट्री बेस नहीं है, मैंने काटा 1, तो मेरा क्या हुआ, मैंने ए, सी और डी तीनों कट गए। अब मुझे बचा केवल बी और केवल ई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 2 और 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 है, मतलब मेरा 2 और 3 तो है ही। ठीक है, अब देखना है कि यूएस, जापान और फ्रांस है क्या, मतलब कि 4 और 5 है, मतलब कि मेरा 6 भी गलत हो गया, समझ रहे हैं? तो दोस्तों जो यूएस है और जो जापान है, दोनों का, यूएस का भी बेस है वहाँ पर और जो जापान है उसका भी बेस है वहाँ पर इस कंट्री में। मेरा 4 और 5 दोनों सही है। मेरा आंसर है 2, 3, 4 और 5। आंसर है ई। दोस्तों जो यूएस है उसका सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेस है सारी कंट्रीज़ में, टोटल है 38, जो कि नेम्ड हैं, बाकी अननेम्ड तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो हमें पता भी नहीं। देखिए चाइना का भी केवल एक ही बेस है, वो है जिबूती में। इसका जो सेकंड बेस है वो बन रहा है पाकिस्तान में, कौन सा? ग्वादर में। ठीक है, जर्मनी का है फ्रांस में, यूएस में। फ्रांस का देखिए जिबूती में है ना। इंडिया का है 3 कंट्री में, कौन कौन सा? मेडागास्कर, सेचेल्स, जो कि एक इंडियन ओशियन का आइलैंड है। तजाकिस्तान में भी हमारे बेसेस हैं। इटली का है यूएई में और जिबूती में। देखिए जापान का भी है जिबूती में। पाकिस्तान का एक बेस है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन किया है रशिया का है वियतनाम में, क्रीमिया में, तजाकिस्तान में, सीरिया में भी दोस्तों, सीरिया में भी इसका बेस है एक। ठीक है, इसी कारण से जो रशिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट ले रहा है सीरिया में अपने जो लोग हैं उसके जो मिलिट्री बेस हैं उसको बचाने के लिए। ठीक है, जॉर्जिया में है इसका, बेलारूस में भी इसका है, आर्मेनिया में भी इसका है। दोस्तों हमारा अगला न्यूज़ आया वो आया कोरल ब्लीचिंग से। वहाँ पर कहा गया है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर है, पूछेगा आपसे सवाल कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस कंट्री के नज़दीक है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मैक्सिको, कनाडा। क्या कहना है आपको? आपको कहना है कि ये ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक है, ऐसे है कंट्री ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर है वो ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये एक कोरल रीफ है दोस्तों, इसमें जो कोरल ब्लीचिंग है वो होती जा रही है। तो हम देखते हैं सवाल इस पर एक, जो कोरल ब्लीचिंग है उसके बारे में हमने कहा है कुछ बातें। कोरल ब्लीचिंग काउजेज कोरल्स टू एक्सपेल टाइनी फोटोसिंथेटिक एल्गी। दोस्तों जो एल्गी होते हैं उनमें
प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। देखिए जो पौधे होते हैं, मतलब हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी बनाते हैं, और जो एल्गी होते हैं वो भी बनाते हैं अपना खाना। इसलिए हम लोग जो प्लांट्स को और हमारे जो एल्गी हैं इसे हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं इसे हम लोग। मेरा पहला सही है। जब कोरल ब्लीचिंग होती है दोस्तों, तो जो एल्गी होता है उसको कोरल्स बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण उनका जो रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है। तो आखिर कोरल इतने रंगीन होते क्यों हैं? वो इसी एल्गी के कारण होते हैं। एल्गी जो होते हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं दोस्तों, इसीलिए हमें जो कोरल है वो रंगीन दिखाई पड़ते हैं। मेरा पहला सही है। मैंने क्या किया? मैंने काटा डी। अब देखिए, ब्लीचिंग अकर्स व्हेन एबनॉर्मल एनवायरमेंट कंडीशन सच एज वार्मर सी वाटर। अगर समुद्र का जो टेम्परेचर हो कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो जो ये जो ब्लीचिंग होती है, मेरा सेकंड सही है। एल्गी आर वाइटल टू कोरल। दोस्तों एल्गी जो होते हैं वो कोरल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं, और जो कोरल है वो उन्हें आवास प्रोवाइड करते हैं। मेरा थर्ड सही है। द लॉस ऑफ एल्गी मेक्स इट वनरेबल टू डिजीज एंड इट विल इवेंचुअली डाई। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। मेरा फोर्थ है जो सही है। जब भी कोरल ब्लीचिंग होती है तो वो मरता नहीं है, वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे एक सवाल पूछ दे कि जब कोरल ब्लीच कर रहा है तो दैट विल मस्ट डाई, ये गलत है। वो रिकवर कर सकता है अगर जो टेम्परेचर है वाटर का वो ड्रॉप हो जाए, या फिर जो एल्गी है वो वहाँ पर फिर से आकर के उसको रिकॉनलाइज कर ले, उसको फिर से खाना प्रोवाइड करने लगे। मेरा फिफ्थ भी सही है। मेरा आंसर क्या दोस्तों? मेरा आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल आर करेक्ट। आंसर है ई। तो दोस्तों आज हम डिस्कस किए वो MCQ जो हमने फ्रेम किए थे 15 जुलाई और 16 जुलाई के करंट अफेयर्स से। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।